नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं कुसुम कमल जी, जो परवरिश नाम से एक स्कूल चलाती हैं स्पेशल बच्चों का। स्पेशल बच्चों का स्कूल चलाना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य है और जिस शिद्दत और मेहनत के साथ कुसुम जी ने ये स्वीकार किया है इस स्कूल को चलाना, वो अपने आप में समाज में एक प्रेरणा का काम करने वाला है। और समाज के लोगों से आज हम ये भी अपील करेंगे कि इस स्कूल को आप अपनी तरफ से जिस भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आप कुसुम जी से मिलकर उस काम को कर सकते हैं। इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे कुसुम जी के साथ। तो सबसे पहले कुसुम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, धन्यवाद सैलन जी, आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे ये समय दिया, जो कि ये समय थोड़ा बिजी शेड्यूल है क्योंकि अभी 1 साल के बाद कोविड के बाद हमारे एंजल्स स्कूल आए हैं, तो बहुत व्यस्तता भी थी। फिर भी मैं आपका प्रोग्राम लगातार देख रही थी और मुझे ये लग रहा था कि मैं कब आपसे मिलूंगी और मैं कब इस बातें करूंगी। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, तो मैं परवरिश स्कूल का जो विस्तार से छोटा ही मैं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा जर्नी है और 10 साल की जर्नी है। कब शुरू किया था परवरिश का और कैसे शुरू किया? परवरिश तो मैंने स्टार्ट किया 2012 में और मैंने इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो 2010 में करा लिया था। तो परवरिश बेसिक मेरी बेटी स्पेशल है और जब उनको मैंने देखा और जाना, क्योंकि पहले पता नहीं था, पहले मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी और नॉर्मल पर्सन थी, पहली बेटी थी, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि इनकी सारी चीजें क्यों लेट होती थी। तो जब रिलेशन में जाती थी तो लोग पूछते थे कि अरे बिटिया अभी बैठती नहीं है, साल भर की हो गई है, अभी कुछ करती नहीं है, इसका सर अभी जो है एक जगह नहीं है, ऐसे ऐसे हिलाती रहती थी, मतलब कभी इधर कभी इधर। तो मैं कुछ कोशिश करती थी, कभी तकिया लगा के तो कभी दीवार के सहारे भी इनको कोशिश करती थी बैठाने की। तो इनकी सारी चीजें जो थी लेट, तो मैं सारे लोग कहते अरे नहीं ठीक हो जाएगी, अरे बच्चे हैं, कभी बच्चे कमजोर हो जाते, क्योंकि ये 7.5 में हुई थी जब ये पैदा हुई थी। तो सलन जी मैंने आज बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारी, ये जब पैदा हुई तो पहला 7 दिन का रोने का माँ था। अच्छा, माँ करके ये रोती थी। तो उसके बाद सडनली इनको क्या है कि पहली फैमिली में थी तो बहुत सारे लोग वैसे सिजेरियन बच्चों को कहते हैं, छूते थे, ये तो एक विडम्बना कह लें या कुछ भी कह लें, या हम इस तरह से चीजें कह लें कि हाँ ऐसा होने से ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि गॉड को मुझे इनको देना था और ये गॉड गिफ्टेड है। पहले मैं भी थोड़ा सा भावुक हो जाती थी कि अरे मेरे बच्चे में क्या होगा, मैं कैसे करूंगी। तो जब कहते हैं ना कि मैच्योरिटी हम में भी नहीं थी, शादी जल्दी हुई है और मेरे ख्याल से वैष्णवी जब हुई है तो मेरी उम्र रही होगी 18-19 साल। तो एक मैच्योरिटी मुझ में भी नहीं थी, तो मैं भी सोचती थी कि बच्चा है, अभी ठीक हो जाएगा, पहला बच्चा, और कोई समझाने वाला था नहीं। मदर लॉ मेरी डॉक्टर थी, वो बाहर थी और मेरी फैमिली में कोई नहीं, मैं हस्बैंड 2 ही है, मेरे हस्बैंड अकेले हैं। तो एक वो भी बड़ा सिचुएशन होता था कि बच्चे को कैसे कैरी करना है। तो इनकी चीजें जो है बहुत, आंखों में इनके स्क्रीन था, ये बैठ नहीं सकती थी, लोअर लिम इनका वीक था, इनके पैर जो है रख नहीं सकती थी, फ्लैट फुट था। तो कई ऐसी चीजें जो थी जब मैंने डॉक्टर को दिखाया निकली। चूंकि सेप्टिसीमिया सीरियस होने के बाद ये बच गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 15 दिन होने के बाद ये मेरे से दूर रही। तो जब सैलन जी 1 साल की ये हुई तो मुझे थोड़ा सा खटका कि मैं साल भर की हो गई हैं, अब तो चीजें अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल ग्रोथ नहीं हुई। तो मेहनत काफी किया, जो डॉक्टर बताते थे, थेरेपी से लेके जहाँ जहाँ जाना होता था तहाँ गए। तो 2 साल की जब ये हो गई तो फिर मैंने सोचा कि इनको स्कूल में भेजें। और मेरा एक सपना था कि मेरी बेटी जब होगी तो मैं लोराटो में इसको पढ़ाऊंगी। तो मैं जब भी ये सोचती थी, निकलती थी तो देखती थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है अब इनको हम लोराटो में भेजेंगे। तो जब वैष्णवी की सारी चीजें, बिल्कुल बोलना नहीं, राल टपकना, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी थी जो नॉर्मल नहीं लगी मुझे।
तो मैं एक प्ले स्कूल था मदर, पहले यहाँ पे एक जॉली फ्रॉक हमारे घर के पास ही था। अच्छा। तो मैं वहाँ लेके गई तो ये जाती थी। तो इनके पैरों में हमने जो है फ्लैट फुट के थ्रू मैंने इनका वो पैर का जूता बनवाया था। हाँ। तो आर्च डलवा के तो वो पहनाते थे, वो पहन के जाती थी। चलना सीखा इनको मैंने स्कूल में ही, जो है रेड कलर की चेयर देखी और चेयर के साथ सहारे से इनको मैंने चलाना सिखाया। तो जब ये चलने लगी तो सबसे बड़ी बात होती थी माँ के लिए कि बच्चा उसका चले, उठे, बैठे, क्योंकि कम से कम अपने पैरों पे तो हो जाए। भाई लैट्रिन बाथरूम कराना, सब कुछ कराना, सहारे से सब कुछ करना, तो ये बहुत टिपिकल चीजें होती थी। तो उस समय का एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो एक कह लें कि बहुत पेनफुल भी था और एक कह लें कि बड़ा खुशनुमा था। अब आप आज की तारीख देखती हैं तो खुशनुमा, बहुत खुशनुमा है। खुशनुमा ये है कि आज जो विस्तार हुआ है परवरिश का, वो वैष्णवी कमल की वजह से हुआ। वो नींव वहीं पड़ी थी, नींव वहीं से मैंने डाल दी कि मैं जहाँ जहाँ गई, जब मैंने दिल्ली में गई हूँ 2003 में 4 में, तो मुझे वहाँ पता चला कि आपकी बेटी स्पेशल है, हाँ, मेंटल रिटार्डेशन से ग्रस्त है, आपकी बच्ची स्लो रहा है और इसका सब कुछ डेवलपमेंट जो भी होगा वो स्लो होगा। तो फिर भी मैं नहीं मानी तो मुंबई चली गई। फिर मुंबई मैंने दिखाया हिंदुजा में। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि विंडो शॉपिंग मत कीजिए, आपकी बेटी कभी ठीक नहीं। तो एक माँ के लिए जो है ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है और एक बहुत बड़ा दुखद होता है कि आपके सामने कोई कह दे कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। तो वो फिर मुझे वो चैलेंज मैंने वहीं से एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये चलेगी भी और ये दौड़ेगी भी और ये सब कुछ करेगी। अब ये मेरा दुनिया से चैलेंज नहीं, मेरा अपने खुद से चैलेंज है और ये मेरी लड़ाई है, ये किसी और की नहीं। तो ना मैं अब किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी और ना मैं अब कहीं भी मैं दौड़ूंगी नहीं, जैसे इन्होंने बोला। तो उस दिन से मैंने फिर डॉक्टर से चलते कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक दिन मैं आऊंगी आपके पास, मैं मेरी बेटी को लेके आपके पास आऊंगी। तो बोले जी मैडम जरूर आइएगा। मैंने कहा ठीक है सर। आज 2004 के 5 में लास्ट में 5 में जब लौटी हूँ तो मैंने स्टडी हॉल में इनको डाला। तो स्कूल जाने लगी, मुझे बैठना भी पड़ता था और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मेरी बेटी पॉटी किए रहती थी, आया उसको खड़ा कर देती थी, क्योंकि वो तो बड़ी मासूम थी सर, उसको तो ये भी पता और नहीं था। नॉर्मल लोग ऐसे बच्चों को ट्रीट भी नहीं कर पाते, ट्रीट नहीं कर सकते थे। फिर वहां से मैं, चूंकि उन्होंने नॉर्मल और स्पेशल एजुकेशन शुरू किया था, तो कभी कभी ऐसी चीजें आती थी तो पॉटी में लिपटी हुई आती थी। फिर मैं स्कूटी से एक तरफ इनको बांध के बैठाती थी। छोटा 2 साल का मेरा बेटा था, उसको सामने स्कूटी पे खड़ी करती थी तो लेके आती थी। फिर वही रूटीन शुरू होता है, इसको सामने बैठा के कि कहीं कुछ हाथ में ना ले, कहीं मुंह में न डाल ले, तो खाना वाना बना के इन दोनों को खिलाना। 7th मेट कोई होता नहीं था, अकेले दोनों को करना होता था। छोटा भी बड़ा बदमाश था, वो भी शैतानी करता था। ये भी है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, तो ये कुछ भी कुछ भी तोड़ देती थी, कुछ भी फेंक देती थी, कहीं भी हाथ लगा सकती थी, तो बड़ा डर घेरे रहता था। तो जब इन लोग को सुला उला लेते थे तब हम अपना जो भी अपने ऊपर का काम होता था वो करते थे। तो जब ये 3 साल की हुई हैं तब थोड़ा चेंजेस आया। करना, चिल्लाना शुरू कर देती थी, तो वो थोड़ी चेंजेस हुई। 2006-7 बीतता गया, मैंने 2-3 स्कूल में डाला। जहाँ जहाँ जाती थी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी, उससे ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि इनको अकेले खड़ा कर दिया जाता था, बैठा दिया जाता था। तो ये क्या करती थी कि इरिटेट होती थी। तब ये नाखून, या तो कोई बच्चा नाखून मारा रहता है, कोई बच्चा चोट लगाया रहता था। तो जब ये आती थी तो ये बड़ी तकलीफ और जनक चीजें होती थी कि आखिर अब मेरे बच्चे का होगा क्या। सवाल हमेशा अपने से बढ़ता था। तो हस्बैंड से बात करती थी कि अब मुझे लगता है कि जिसने जो भी थेरेपी बताई, जिसने जहां मुझे भेजा, मैं वहां तक गई। लेकिन 2006 में मैंने डिसाइड किया मुझे खुद इनको ट्रेन करना है। अच्छा। तो मैंने इतनी इनकी ट्रेनिंग दे दी थी कि खाना वाना फैला के खाती थी तो खाने लगी थी। इस एक रूम को मैंने पूरा टॉयज से भर दिया। पूरी टॉयज लाके, पूरी थेरेपी का सामान सारा अपने घर में भर दिया। इनकी थेरेपी कराती थी, इनका जो है सेशन करती थी अपने आप ही, जितना मुझे आता था। अच्छा, पहले कोई ट्रेनिंग तो आपने? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। मैंने जो सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ था और फिर MA मेरा चल ही रहा था कि दूसरा बच्चा हो गया, एग्जाम नहीं दे पाई उस समय।
तो मेरी शादी के बाद मैंने जितनी भी पढ़ाई की अपने ससुराल में आके की। हाई स्कूल के बाद शादी हो गई थी, तो इंटर करने के बाद मेरा एक चीज मैं टचवुड ऊपर वाले से बड़ा मनाऊंगी कि मेरी मदर इन लॉ मेरी माँ नहीं थी, मेरी मदर इन लॉ मेरी माँ बनी, फादर नहीं थे। तो हस्बैंड का भी ये रोल रहा कि हमेशा उन्होंने मुझे एक सहयोग करते रहे। और कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए साथ नहीं चलते हैं तो चीजें नहीं अच्छी होती। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग जो थी हमारे बीच में, मैं उनका ऑफिस रहता था, गवर्नमेंट जॉब में है, वो समय नहीं दिए लेकिन फिजिकल नहीं रहे, सहयोग पूरा रहा, मेंटली रहा। मैं नहीं कर पाती थी तो बच्चे में वो लगते थे, रात रात भर। इसको जैसे बीमार हो गई, एक बार इसने गलती से दूध गिरा दिया 2007 में सर, वो मेरे लिए बहुत बड़ा रहा, पूरा इसका ये चीज चल गया। और मैं पूरी रात बिल्कुल बर्न थी, रोती रहती थी, लेके बैठी थी। कानन हॉस्पिटल हुआ तो मैं ऐसे झपटी थी तो वो बेचारे गोद में लेके बैठे थे। तो कई प्रॉब्लम्स इनके साथ आई जो बहुत अकेले सरवाइव कर। इनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपने स्कूल खोला? मैंने फिर 2009 में डिसाइड कर लिया कि मुझे 2009 में खुद डिग्री लेनी, खुद पढ़ाई करनी है। मैं सर्च करती रही और फिर मैंने जो है अपना एग्जाम जो है वो किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने एग्जाम दिया हुआ था तो डीएड कोर्स के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया मेरठ। अब मेरे लिए चैलेंज आया, मुझे छोटा बेटा छोड़ के मेरठ जाना है, देसा कॉलेज। तो मेरठ गई, अब मन नहीं लगे, बच्चे के बगैर भागा ही। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फिर बहुत समझाया कि नहीं, फिर मैं इनको लेके गई। अच्छा। बेटी को साथ लेके जाती थी, वहाँ स्कूल चलता था, वहाँ इनको डालती थी और फिर अपनी पढ़ाई करती थी। फिर इनको आके पूरी तैयारी करना होता था, तो एक सीक्वेंस रहता था। फिर हेल्प के लिए कोई रिलेशन में ही आ गई बच्ची, तो बोले कि इतना नहीं कर पाओगी तुम, क्योंकि पढ़ाई बहुत टफ थी। मुझे एक दिन में 10-10, 15-15 टीचिंग मटेरियल बनाना था, टीचिंग करनी थी, क्लासेस बच्चों का करना होता था, 100 टीचिंग करनी होती थी। और हम लोगों को काफी मेहनत, चूंकि स्पेशल फील्ड में आना होता था तो मेहनत बहुत था, प्रोजेक्ट बनाना था, असेसमेंट वगैरह की बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी कि ये पढ़ने नहीं देते थे। कभी रात में, कभी किताब फाड़ देती थी, कभी कभी, तो ये चीजें होती थी। तो खैर ऊपर वाले का वो रहा। कोर्स आपका कब कंप्लीट हुआ? 2010। अच्छा। और आपने परवरिश कब खोला? परवरिश हमने 2012 में खोला। 2012 में। तो हमने एक पढ़ाई करने के बाद फिर हमें लगा कि हमें और पढ़ना है। अच्छा। तो 2011 तक मेरी स्टडी चलती रही। 2007 की 8 में मैंने एक कोर्स कर लिया था चेतना से। तो इतनी नॉलेज मुझे हो गई थी। तो उसके बाद जब मैं ट्रेंड होके आई हूँ तब मैंने इनके ऊपर खूब मेहनत करनी शुरू की, क्योंकि भाई जब तक आप नहीं जानते हो कोई चीज, भाई किसी भी चीज को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आपको कोई भी चीज नहीं आएगी। अब उसकी कितनी उम्र हो गई और क्या बदलाव अब हो गई है 17 साल, अब 16 प्लस 17 की हो गई। आप बॉम्बे गई डॉक्टर से मिलने? मैं बॉम्बे गई। मैं बॉम्बे गई हूँ 2014 में। अच्छा। और जब ये उनके सामने नाम लिखी है, जब इनके सामने इनका प्रोग्राम मैंने दिखाया तो बिलीव करेंगे सर, वो खड़े हो गए। बहुत फेमस डॉक्टर है, माने जाने डॉक्टर हैं चावड़ा जी। तो वो खड़े हो गए, तो बोले मैं सैल्यूट करता हूँ। मैंने कहा सर सिर्फ एक चीज मैंने आपको बोली थी कि मैं आपके पास आऊँ, वही चैलेंज तो आपने ये बोला था कि ये बेटी ठीक नहीं हो सकती। तो सिर्फ मुझे ये प्रूफ करना था कि अगर पत्थर में आकार आ सकता है, माँ सबसे बड़ी डॉक्टर है, सबसे बड़ी डॉक्टर है। अगर पत्थर में आकार आ सकता है, देवी की मूर्ति बोलने लगती है, तो इंसान का बच्चा कैसे कर नहीं सकता। अच्छा, परवरिश जब शुरू किया, अब कितने बच्चे हैं और क्या उसकी जर्नी? परवरिश में देखिए बहुत सारी चीजें, हमको जर्नी क्या, हमें बहुत सारी सोसाइटी से भी सपोर्ट नहीं मिला। बहुत सारी जगह में गई, लोगों ने मुझे, मेरा मनोबल बढ़ाने की जगह लोगों ने तोड़ने की भी कोशिश की। तो कुछ चीजें ऐसी ऐसी हुई मेरे साथ, मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे वहां सिर्फ वैष्णवी और बच्चों का फ्यूचर दिख रहा था। क्योंकि कई स्कूलों में ऐसी चीजें हो चुकी हैं, बच्चों के साथ अब्यूज हो चुका है, बच्चों के साथ गलत हो चुका है। तो मैं कभी ये दर्द नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने अपने आप को खुद सेफ हमेशा रखा। तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि चाहे स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, उसके साथ कभी भी गलत हो। ये मेरे लिए हमेशा, मैं कभी भी ट्रेन में जाती थी, आती थी मेरठ वगैरह से, तो मुझे अक्सर बच्चे मिल जाते थे। बच्चों का एक अलग पता नहीं क्या एक स्पार्क था, क्या मेरे अंदर था कि बच्चे अपने पास ही आते थे और गोद में लेते थे, चुप हो जाते थे। माँ की गोद में रोते थे, मेरी गोद में चुप हो जाते थे। आज भी टीचर कितना भी स्कूल में करता है, लेकिन जहाँ मैं खड़ी होती हूँ वहाँ मेरे बच्चे
तो अभी कितने बच्चे पिछले सेशन तक रहे? पिछले सेशन तक 85 बच्चे रहे। अच्छा। कोविड की वजह से अभी थोड़े बच्चे कम आ रहे हैं और हम कम बुला भी रहे हैं। और अभी हमारे पास जो देखा जाए तो 40 बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं और 85 करीब आप समझ लीजिए। अभी बहुत बच्चे बाहर भी ट्रांसफर हो गए हैं और अभी कुछ 10-15 एडमिशन हो भी रहे हैं। तो सब मिला के प्रॉस्पेक्ट अगर देखेंगे तो हमारे पास 140-140 बच्चे। तो जो स्पेशल बच्चे इनके हैं और जो कई बार आपने देखा होगा शुरुआत में माता पिता उन चीज़ों को बताते नहीं हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें सामने आती हैं, ऐसे लोगों के लिए आप एक संदेश क्या देना चाहती हैं हमारे माध्यम से? संदेश ये देना चाहती हूँ कि कभी भी कोई कमजोरी अगर हो उसको छिपाना नहीं चाहिए। बहुत सारे हमने सर्वे भी करवाया तो लोगों ने कहा कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। कुछ लोग अभी नॉर्मल और स्पेशल में कंफ्यूज अंतर नहीं कर पाते। कुछ लोग ये नहीं स्पेशल जो हमने एक नाम दिया है, एंजल जो नाम दिया है, लोग उस वर्ड को ही बहुत गलत बनाते हैं। तो पेरेंट्स, अभी कल की बात है, एक पेरेंट्स आया था, बोले 2 बच्चे ठीक हैं, एक ही बच्चा खराब हो गया। तो मैंने कहा आप एक माँ हो के खराब बोल रहे हो तो दूसरे से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या बोलेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि पेरेंट्स खुद भी कॉन्फिडेंट हो, और लड़ाई करें बच्चे की जरूरतों को समझ। अगर मेरे साथ ये भी चीजें हुई कि लोगों ने रिलेशन में बुलाना बंद कर दिया कि आपकी बेटी आके पानी डाल देती है, गेहूं फेंक देती है, तो मैंने कहा जहाँ मेरा साया नहीं वहाँ मेरी जरूरत नहीं। तो मैंने सारी दुनिया से नाता तोड़ लिया। मेरी कोई अपनी लाइफ नहीं थी, ना अब भी मैं अपनी लाइफ को, क्योंकि जो लाइफ मेरी ये है इससे खुशी मुझे कहीं नहीं मिलती है। और कोविड में मैं आपको बताऊं सर कि रेगुलर मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाई हूँ, वीडियो कॉल पे रही हूँ और बच्चों के बगैर जैसे एक ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन निकाल दिया जाए, तो मेरी बेटी तो मेरे साथ रही। मैंने इनको उसमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेके हैंड वॉश से लेके सब कुछ सिखाया, मास्क बनाया इन्होंने, जो है कुशन कवर। जबकि स्पेशल बच्चों के लिए ये दौर ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था सर, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। और सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि बच्चे इतना ज्यादा जो हमेशा भागने वाले थे, अभी कहीं जो एक रूटीन जिसका चल रहा उसको दबा दिया जाए तो सोचिए क्या चीज हुई होगी। कितने मैं धन्य मान रही हूँ, कितने माँ बाप ने कितना उनको सपोर्ट करके कैसे रखा है, और 1 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, इनकी एक दुनिया बनी है, यहाँ आते हैं तो अपनी मस्ती, जो काम होता है, जो वर्क होता है, वर्कआउट होता है, सब कुछ करते हैं, खेलना, डांस करना, लंच करना, एक उनका रूटीन बनाया है हमने। तो वो रूटीन से चल रहे थे, अब एकदम से बंद हो गए। रेगुलर फोन आता रहा बच्चों का, स्कूल कब खुलेगा, हम कब आएंगे, ये हमें मार रहे हैं, हमें पीट। तो लगातार बहुत सारे बच्चे कॉल करते रहे। तो मैं उनके पेरेंट्स से ज्यादा आप उन बच्चों के पेरेंट्स हो गए। उन बच्चों के पेरेंट्स हो, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कुसुम मैम हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? मम्मी मारती है, फला मुझे डांटते हैं, भैया मुझे ये करते हैं। अभी एक बच्चा है, बोला हाथ बांध के रखते, तो दिल कचोटता है। तो मैं पेरेंट्स से अपील करूंगी कि प्लीज इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आप स्पेशल चाइल्ड के साथ ना करें, ना नॉर्मल के साथ करें। कि आप नॉर्मल के भी साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने अभी मेरा एक्चुअली मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे इसमें एक चीज सिखाया जाता है कि जब तक हम खुद पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक सामने वाले को पॉजिटिव नहीं रख सकते हैं। हमारा 2 वसूल होता है, इन्वायरमेंट और स्कूल और फैमिली। ये 2 स्पेशल बच्चे से एक पार्ट हैं जुड़े हुए हैं, घर का माहौल और स्कूल का माहौल। जब दोनों उनको मिलता है तो तभी वो ग्रो कर सकते हैं और तभी वो आगे चल सकते हैं। और चूंकि स्पेशल चाइल्ड बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको आप जैसा ट्रीट करेंगे वो ऐसा ही करेंगे। उसके लिए ज्यादा केयर की जरूरत है, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात सैलेन जी, इनसे बड़ा प्योर हार्ट तो भगवान का भी नहीं है। मैं भगवान को पूजा करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ साक्षात भगवान मिले हम लोगों के सामने। सेवा अगर देखी जाए तो 2 ही मैं सेवा जानती हूँ, एक गुरुद्वारे वाली और एक ही जो निस्वार्थ वो लोग कितनों को खिलाते हैं, जिनके लिए कोई भेदभाव नहीं होता है। और हमारे लिए भी यही होता है कि हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं कि किस जगह कैसा बच्चा है, मेरे लिए वो बच्चा है और वो भगवान का रूप है। हमने नाम इसीलिए दिया है एंजल्स। तो साथियों, ये थी कुसुम जी के साथ हमारी बातचीत। उनका कहना है कि जो भी बच्चा है वो बच्चा है, उसको किसी नाम देकर एक वर्गीकरण करना ठीक नहीं है। जो बच्चा अगर थोड़ा सा स्पेशल है
तो उसकी आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको भगवान ने स्पेशल तरीके से आपके लिए भेजा है, सेवा के भाव से भेजा है। आज कुसुम जी एक बेटी के सेवा में लगने के बाद इतनी सारे बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कुसुम जी के साथ इन्वॉल्व है और कुसुम जी को अपना वो पेरेंट्स मानते हैं। आप लोगों को ये बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। हाँ सर, एक चीज और मैं कहूंगी, क्योंकि अभी मैंने अपने स्कूल में आत्मनिर्भर का एक मुहिम चलाया है, जिसमें हमारी स्लम्स की जितनी महिलाएं हैं, औरतें हैं, जिनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती है, वो चौका बर्तन करती हैं, कुछ कर नहीं सकती हैं। तो एक बार मैं बैठी थी, चूंकि हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही होता है, तो मैं सोच रही थी कि मैं स्पेशल फील्ड में तो कर ही रही हूँ, गरीब बच्चों के लिए करना। तो मेरे इस समय संस्था में 45 लड़कियां सिलाई की आई हैं। अच्छा। और 40 लड़कियां जो है ब्यूटी पार्लर की आई हैं। और उनके बीच में जब मैंने पहला अपना अनुभव किया तो बहुत खुशी मिली कि आज जैसे उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो 20,000, 15,000, 10,000 दे के कहीं जा सकती हैं। तो हमारे पास टीम भी थे, हमारे पास लोग भी थे, और मैं खुद इतनी मल्टी टैलेंटेड हूँ कि मैं उनको सिखा सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो समाज में सेवा करते हैं, कुछ ऐसी सेवा करिए जो जिनके अंदर सार्थक हो, जो टैलेंट है। बात स्पेशल ही बच्चे की नहीं, स्पेशल बच्चा तुम्हारे सर्वोपरि है। उनके लिए तो दुनिया एक उनको ये भी पता ना। अब जैसे हमारे पास ब्लाइंड बच्चे हैं, तो ब्लाइंड की दुनिया लगती है अंधेरी, लेकिन उनकी दुनिया बड़ी सुंदर है। वो अपने मन से सुंदरता देख सकते हैं। हमारी बेटी आज हर चीज कर लेती है, तो मुझे वो दर्द अब नहीं याद आता है सर। तो हर जरूरतमंद बच्चे को मदद करने की सामाजिक पहल होनी चाहिए। हाँ, वो मैं शुरू की हूँ परवरिश के थ्रू। और आप लोगों को कोई अगर कुसुम जी से संपर्क करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। हम कुसुम जी का एड्रेस और नंबर भी उसमें देंगे, आप उनसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। कभी भी सलाह, कभी भी काउंसलिंग की किसी को भी जरूरत हो, किसी भी महिला, किसी भी पुरुष को, कभी भी हमें आप लोग शैलेन जी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और शैलेन जी तो वैसे ही इतने महान हैं कि हम जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के, कितनी महिलाएं हैं जिनको शैलेन जी ढूंढ रहे हैं, और आपके माध्यम से हम लोग आ रहे हैं सामने, ताकि सबकी मदद चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। और कुसुम जी आपका खास तौर पर शुक्रिया, आप लोगों ने हमें देखा। जल्दी मिलते हैं किसी और शख्सियत, किसी और मुद्दे के साथ। थैंक यू सो मच।